अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। ऑडियो की क्वालिटी ठीक है? डिफरेंट तो नहीं लग रही पिछली क्लास से? ठीक ठीक ठीक। चलो, एक काम करना है, रुको जरा। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने कल अपना टॉपिक 5 डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डिप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट दो तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट जो बेनिफिट आपको एक साल तक के लिए देते हैं, नॉन करंट एसेट जो बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा तक के लिए देते हैं। नॉन करंट एसेट में दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं टेंजिबल्स, दूसरे हो सकते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, एप्लीकेशन अगर आप परचेज कर लेते हो, इन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। ये इसकी डिटेल आप एफ 2 में जाके पढ़ोगे, हमारे से रेलिवेंट नहीं है ये पीआरसी में। इंटेंजिबल्स, टेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। आपने सारे अभी तक जितने मैंने आपको एसेट्स पढ़ाए थे वो सारे टेंजिबल एसेट्स थे। तो लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स का एक और नाम क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की अगर फॉर्मल डेफिनेशन आप जाकर सर्च करोगे, अपने नोट्स में देखोगे, तो ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। और इनका पर्पस क्या होता है? इनके पर्पस हो सकते हैं या ये एडमिन पर्पस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या ये प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के पर्पस में इस्तेमाल हो रहे होंगे, या फिर ये रेंटल टू अदर, दूसरों को रेंट पे देने के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। नॉन करंट एसेट्स में भी मैंने आपको बताया कि जब आप आइटम बाय करते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो आप उनको रीसेल पर्पस के लिए बाय करते हो या बिजनेस यूज के लिए बाय करते हो। अगर तो आपने उन आइटम्स को रीसेल पर्पस के लिए बाय किया तो आप उनको परचेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए बाय किया है तो अगेन आप देखोगे कि ये इमटेरियल आइटम है या मटेरियल आइटम है। अगर तो ये इमटेरियल आइटम है, अगर तो ये इमटेरियल आइटम है तो इसको हम लो वैल्यू आइटम कहेंगे। पेन, चार्जर, स्टेपलर, बॉक्स, वेस्ट बास्केट एक्सेट्रा। और इसको अदर एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ये मटेरियल आइटम है तो हम इसको नॉन करंट एसेट या प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मुझे मैसेज आया सर, पैक का क्वेश्चन कर लें। टेस्ट प्रिपेयर करना है, करने के लिए क्लास के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोग मुझसे क्लास क्वेश्चंस पूछ लेना, ठीक है? बैड एंड आउटपुट के एक एक्टिविटी करते हैं, हमारे नोट्स में है। मैं आपको बताता हूँ।
ये ठीक है। ये चीजें ये हैं, ये हमने कल पढ़ी हैं, डिस्कस की, आप लोग पढ़ लेना। मैंने एग्जांपल 1 आपको करवानी है। स्टेट वेदर द आइटम्स लिस्टेड बिलो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड रीजन इफ दे कैन नॉट बी सो रिकॉग्नाइज्ड। हमने बताना है कि ये जो आइटम्स है नीचे, क्या इनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और क्या रीजन है कि अगर हम कहते हैं कि इनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो मुझे बताते जाओ साथ साथ, आप लोगों ने मेरे साथ एक्टिविटी करनी है, तो आप लोग अनम्यूट करके भी मेरे साथ आ सकते हो, चैट बॉक्स में भी मेरे साथ आ सकते हो। रिक्वायर्ड ये है कि आप लोग उन्होंने मेरे साथ ये एक्टिविटी करनी है, मुझे तो आती है, आप लोगों के लिए करवा। स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 ईयर्स। एक जनरेटर है जो कि हम यूज करेंगे 7 सालों के लिए, क्या ये नॉन करंट एसेट है? हम इसको यस, ये नॉन करंट एसेट है। उसकी रीजन ये है, यूज होगा फॉर मोर देन 1 ईयर, यूज कर रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये रीजन है भाई जिसकी वजह से हम इसको नॉन करंट एसेट बना रहे हैं। एन ऑफिस बिल्डिंग, यस, इसको भी हम नॉन करंट एसेट बना लेंगे। दो चार चीजें कर सकते हैं। ऑफिस बिल्डिंग है 1 साल से ज्यादा के लिए, मगर यहाँ पर फैक्टर हमें पता चल रहा है कि इसका जो पर्पस है वो एडमिन पर्पस है, वो है एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन पर्पस है, इसलिए ऑफिस बिल्डिंग है। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क है, ये नॉन करंट एसेट तो है, मगर ये नॉन करंट एसेट इन टेंजिबल है। तो ये दोनों एसेट्स है ना, पहला ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो एसेट है ना, पहला ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये दूसरा भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और थर्ड वाला ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। थर्ड, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट तो है मगर इनटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, सुन लो, सुन लो। ट्रेडमार्क ये होता है कि देखो, आप अपना कोई ब्रांड नेम रजिस्टर करवा लेते हो, वो फिर ब्रांड नेम आपके अलावा कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जो रजिस्ट्रेशन होती है ना उस ब्रांड नेम के लिए, उसके लिए कॉस्ट लगती है। वो जो सारे कॉस्ट पे की होती है ट्रेडमार्क खरीदने के लिए, उसको ट्रेडमार्क, वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है, वो आपको फायदा देता है, आपका ब्रांड होता है, और वो मतलब कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, पेटेंट्स एक ही बात है, ट्रेडमार्क पेटेंट्स, ठीक है। तो ट्रेडमार्क एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली आइटम नहीं है। ऑफिस प्रिंटर यस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। रीजन ये है कि भाई दफ्तर में इस्तेमाल हो रहा है, एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप लो प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, जो चीज रीसेल के लिए खरीदी जाती है वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होती, ये तो इन्वेंट्री होगी। अ फैक्ट्री इंक्लूडिंग अ बिल्डिंग एंड मशीनरी, यस ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फैक्ट्री है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पर्पस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फैक्ट्री, इसलिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अब बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, यस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में इस्तेमाल हो रही है। अ जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, यस ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। क्यों? क्योंकि ये रेंटल टू अदर्स, 3 पर्पस होते हैं ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, नंबर 2 प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा पर्पस होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कि ये रेंट पे दी जाती है दूसरे लोगों को। तो जनरेटर रेंट पे दिया हुआ है, यस ये भी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुमार होगा। स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैविंग लो वैल्यू, जी ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। क्या इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? नहीं 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 नहीं, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि लो वैल्यू आइटम है, इसको हम अदर एक्सपेंस बना लेंगे। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। वेस्ट बास्केट, यस ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वैसे तो डेफिनेशन पे तो पूरा उतरती है, मगर क्योंकि इसकी लो वैल्यू है इसलिए हम इसको खरीदते साथ ही क्या कर देंगे, अदर एक्सपेंस बना देंगे। तो ये बातें हमने चेक भी कर ली ताकि हमें समझ आ जाए। चलें, ये हमने पक्का कर लिया, ये कल के लेक्चर में से हमने ये बात पता पक्की कर ली। अब हम आ गए थे फिर एक्सपेंडिचर्स पे। एक्सपेंडिचर हमने कहा था 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एक होते हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का ट्रीटमेंट ये है कि इसको एक्सपेंस आउट करते हैं, यानी कि इसको एक्सपेंस के तौर पे
रिकॉर्ड करेंगे, और तमाम तर वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो क्या बन जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज नॉन करंट एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह के होंगे, एक होगा इनिशियल एक्सपेंडिचर, एक होता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। जब एसेट खरीदते हैं, खरीदते साथ जो खर्चा होता है उसे कहते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर, और एसेट के वक्तन फवक्तन जो उसके ऊपर खर्चा लगता है उसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ तब कैपिटलाइज होता है जब एसेट की इंप्रूवमेंट पे खर्चा हुआ हो। इंप्रूवमेंट का मतलब यह है कि एसेट की या तो यूजफुल लाइफ बढ़ गई हो, या कैपेसिटी बढ़ गई हो, या एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस बढ़ गई हो, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो गई, या फिर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी आ गई हो। और इसके अलावा इनिशियल एक्सपेंडिचर होता है जो अमाउंट स्पेंड की जाती है ऑन परचेज ऑफ एसेट। इसके अंदर सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आती, इसके अंदर और भी बहुत सारी कॉस्ट आ जाती हैं। परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, लीगल फी, रजिस्ट्रेशन फी, आर्किटेक्ट फी, सर्वेयर फी, कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, और एंड पे हमने बात की और ऐसा कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन, तो ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। आज हमने उसकी लिस्ट पढ़नी है कि वो कौन से ऐसे खर्चे हैं जो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। तो अब वो लिख लेते हैं हम जल्दी से। नंबर 1, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। अब आप कहेंगे सर ओवरहेड्स क्या होता है? ओवरहेड्स कॉस्ट या एक्सपेंस एक ही मतलब होता है, ठीक है, खर्चे को कहते हैं ओवरहेड्स। तो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। नंबर 2, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैरेज आउटवर्ड हो गया, मार्केटिंग एम्प्लॉयज की सैलरीज हो गई, इन्हें कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या कॉस्ट हो गए जी, फैक्ट्री का रेंट हो गया, उसके बाद मशीन का किराया हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की सैलरीज हो गई, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, इन्हें जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जनरल एक्सपेंसेस हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, इनको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, इनको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। फिर तीसरी चीज जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट आपने नहीं बनानी वो है रीलोकेशन कॉस्ट। रीलोकेशन कॉस्ट, रीलोकेशन कॉस्ट समझ लो, हमने फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ए में हमने एसेट बाय किया और हमने बिल्डिंग ए में एसेट इंस्टॉल कराया। सही है जी, एक एसेट बाय किया और बिल्डिंग ए में हमने एसेट इंस्टॉल कराया, इंस्टॉल करा लिया, एसेट चलने लग गया। बाद में हमारा दिल किया कि यार नहीं, इसको शिफ्ट करते हैं, ए से बी में रीलोकेट करते हैं। रीलोकेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डी इंस्टॉल करना पड़ेगा एसेट। नंबर 2, आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा, डी इंस्टॉल फ्रॉम ए, और री इंस्टॉल करना पड़ेगा इन बिल्डिंग बी। इसको कहते हैं, ये जो रीलोकेट करेंगे इनके ऊपर जो खर्चा आएगा इसे कहते हैं रीलोकेशन कॉस्ट। तो एसेट के ऊपर जो रीलोकेशन कॉस्ट होती है इसको एसेट के पार्ट नहीं बनाते, रीलोकेशन कॉस्ट को एसेट का पार्ट नहीं बनाते। फिर हम एक और कॉस्ट इसमें लिख लेते हैं जो इसको हम एसेट का पार्ट नहीं बनाएंगे। एनी कॉस्ट स्पेसिफिकली covering period of up to 1 year। ठीक है जी, एनी कॉस्ट स्पेसिफिकली कवरिंग पीरियड अप टू 1 ईयर। इसकी एग्जांपल्स क्या है? अक्सर औकात क्या होता है कि हम एसेट खरीदते हैं और हम उसके साथ कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली कॉस्ट ऑफ मंथली क्लीनिंग
कॉन्ट्रैक्ट, या हम कह लेते हैं नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 1 ईयर वारंटी एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह की कॉस्ट जो स्पेसिफिकली आपको बताया जा रहा है कि ये 1 साल तक का पीरियड कवर करेंगे, इनको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। इसके अलावा चलो ठीक है, फिर एक लिख लें, आप लोग अक्सर इसमें गलती ना कर लें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इसको भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। एक दफा मैं नोट्स में देख लेता हूँ कोई रह तो नहीं गई। हम्म, ये notes है। हम्म, एक और कॉस्ट लिखें, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। एक और, ठीक है, तो लिस्ट हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होता है? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस समझ लो। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब ये होता है कि जब आप एक एसेट खरीदते हो ना, या जब आप एक नई फैक्ट्री लगाते हो, तो शुरू शुरू में ऐसा नहीं होता कि आपको वो फैक्ट्री जो है पहले साल ही फायदा देने लग जाए। तो शुरू में आपने मशीनरी लगाई है, फैक्ट्री लगाई है, तो शुरू में कुछ महीने हो सकता है आपको लॉस हो। वो जो लॉस हो रहा है ना, उस लॉस को आप कहेंगे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और इस लॉस को एसेट की प्राइस में ऐड नहीं करते। ये छठा पॉइंट है। अब 6 चीजें ऐसी हैं जो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करनी। इनमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे पूछ लो। बाकी सारी 13 चीजें ऐसी हैं जो एसेट की कॉस्ट में शामिल करनी है, और 6 चीजें ऐसी हैं जो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करनी। जब भी इस तरह के खर्चे आएंगे, इनको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है, वैसे तो आपको क्लिक कर देनी चाहिए। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, वो तो एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं। और अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस हैं, तो उसको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि रिफंडेबल टैक्सेस भी एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे वो एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल की डिटेल में भी ना जाओ, जब आप टैक्स में जाओगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो अभी बस इसको नाम से याद रखो। ये हो गया हमारे पास कवर। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज को देखना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगा और समझ आ जाएगी, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। हाँ चलो शुरू से। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज टेंजिबल नॉन करंट एसेट? कौन से नीचे आइटम्स है जिनको हम नॉन करंट एसेट के तौर पे क्लासिफाई नहीं कर सकते? टेंजिबल नॉन करंट एसेट किसको क्लासिफाई नहीं कर सकते? कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज इन फैक्ट्री इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, इसको तो क्लासिफाई कर सकते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगी। कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर अर्निंग बाय रेंटिंग टू कस्टमर्स, अगर आपका पर्पज रेंट पे देना है तब भी आप इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शो कर सकते हो, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज इन ऑफिस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ऑफिस में यूज हो रहा है, यस, इसको भी आप नॉन करंट एसेट क्लासिफाई कर सकते हैं। हेल्ड फॉर रीसेल, अगर रीसेल के लिए यस, तब आप नॉन करंट एसेट क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन है। Which of the following are items of property plant equipment generated expected to be used for 7A? पहली ऑप्शन है, दूसरी रीसेल के लिए इसलिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं हो सकते, और थर्ड वाली भी हो सकती है, बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1, 3 और फोर्थ होनी चाहिए ऑप्शन, यानी कि 1, 3 और फोर्थ सी ऑप्शन होगा इसका। अच्छा, एक सवाल आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब, मेरा ख्याल है ये होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चे होते हैं उन्हें कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ सेल्स कमीशन, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड की कॉस्ट, सेल ऑफिस का रेंट हो गया, दुकानों के किराए हो गए, लोगों को कमीशन पे कर दिया, अपनी चीजों को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे करती है कंपनी, उसे कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? ये आसान था, एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर ये कॉस्ट की चीजें हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, मुझे उम्मीद है आप लोग ये कर लेंगे। एक दो एमसीक्यूज कराता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह घर से ट्राई करना। A building contractor decided to construct an office building to be occupied for his own staff. Which two of the following costs incurred by a building contractor cannot be included as a part of cost of office building? वो कहते हैं कौन सी दो पार्ट ऐसी हैं जो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगी? सीमेंट, आयरन, सैंड एंड क्रस्ट स्टोन ब्रॉड फॉर कंस्ट्रक्शन, इसको तो ऐड करेंगे। A proportion of contractor general admin cost, yes, एडमिन कॉस्ट को ऐड नहीं करते होते थे ना, अभी मैं हमने पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करेंगे। हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज इन द बिजनेस साइट, एडिशनल डिजाइन वर्क कॉल्ड बाय कॉस्ट बाय इनिशियल डिजाइन एरर्स, एडिशनल डिजाइन वर्क कॉस्ट बाय इनिशियल डिजाइन एरर्स, इसका आंसर बी और डी है, ठीक है। अब ये मैं बता देता हूँ डी क्यों ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं तुमने आप लोगों को समझा देता हूँ, इधर आ जाओ। एक बात याद रखना, नोट लिख लो, एबनॉर्मल लॉसेस आर कंसिडर्ड एज अदर एक्सपेंस। याद रखना, एबनॉर्मल लॉसेस आर कंसीडर्ड एज अदर एक्सपेंस। सर आप एबनॉर्मल लॉस बताएं तो सही, क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस होते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कहते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब आम चीज है, रूटीन की बात है। एबनॉर्मल लॉसेस जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए बिजनेस को किसी भी चीज में, एसेट खरीदते वक्त या गुड्स खरीदते वक्त, कोई भी ऐसा लॉस जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी बिजनेस ने तवक्को नहीं की थी, उसको हमेशा अदर एक्सपेंस बनाते हैं। ये अभी हमने वैसे आगे जाके पढ़ना है, ये वाली बात बड़ी डिटेल में पढ़नी है, मगर अभी सिंपल बस ये बात याद रखो कि एबनॉर्मल लॉसेस आर कंसीडर्ड एज अदर एक्सपेंस। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ गुड्स परचेज करते वक्त, एसेट को कंस्ट्रक्ट करते वक्त, जो आपने तवक्को, जिस लॉस की आपको तवक्को नहीं थी, जैसे गुड्स आपके फायर में डिस्ट्रॉय हो गए, कोई इस तरह का लॉस हो गया, गुड्स चोरी हो गए, या कोई आइटम आपकी चोरी हो गई, इस तरह का नुकसान जो होगा ये हमेशा आपका अदर एक्सपेंस में जाएगा। एबनॉर्मल लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आपके अदर एक्सपेंस होते हैं। जो आपके बैड डेट्स होते थे, आपके बैड डेट्स होते थे, ज्यादा बैड डेट्स, बैड डेट्स याद है अभी पिछला टॉपिक, बैड डेट्स में भी आपका एक नुकसान होता था, इसको भी एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस। भाई मुझे पता हो कि बंदे ने मेरे पैसे नहीं देने, मैं उसको सेल तो नहीं ना करूंगा,
तो बैड डेट्स अनएक्सपेक्टेड लॉस था, तो कहाँ जाता था, अदर एक्सपेंस में लॉस बनाते थे, याद है। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है ये अदर एक्सपेंस में जाता है। अब यहाँ पे हुआ ये है, ये जो आपके पास एमसीक्यू आ रहा है ना, इसके अंदर ऑफिस बिल्डिंग बनानी थी मगर एडिशनल डिजाइन वर्क उनको करवाना पड़ा क्योंकि इनिशियली उस बंदे ने डिजाइन गलत बना दिया था। तो अब यहाँ पर जो उसको ये कॉस्ट पड़ी है ना, इसे कहेंगे एब नॉर्मल लॉस, यानी कि एडिशनल काम बगैर तवक्को नहीं थी कि भाई डिजाइन गलत बन जाएगा, तो ये एब नॉर्मल लॉस था, इसलिए ये आपका एक्सपेंस में जाना चाहिए। और ये जो थी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ, एडमिन कॉस्ट भी एक्सपेंस में जाएगी, एसेट का पार्ट नहीं बनेगी, इसलिए इसका बी और डी आंसर। तो फोर्थ एमसीक्यू सबको क्लियर हुए। चलिए, फिर है फिफ्थ एमसीक्यू, अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड यूज्ड इट्स ओन स्टाफ असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स व्हेन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेयरहाउस फॉर इट्स ओन यूज। अब ये क्या करवा रहे हैं, अपने लिए एक नया वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। ये वेयर हाउस क्या है, एक नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट लिस्टेड बिलो दैट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। कौन सी कॉस्ट ऐसी हैं जो कैपिटलाइज नहीं हो सकती। क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको क्या कहते थे, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। इसे कहते हैं साइट प्रिपरेशन। जब कहीं पे एसेट इंस्टॉल करना है उसको पहले प्रिपेयर करना है, साइट प्रिपरेशन। तो लगता है मैंने तुम लोगों को साइट प्रिपरेशन कॉस्ट नहीं लिख पाया, लेट मी चेक। नहीं लिख पाया, मिस हो गया वह। ये लिखो, यहाँ पर एक और कॉस्ट ऐड हो गई, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जिसको एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे, मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान चीज है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप एक एसेट खरीदते हो तो उस एसेट को जिस जगह पर रखना है उस जगह के लिए आपने उस जगह को उस एसेट के लिए हमवार बनाना है, ताकि आपका एसेट उस जगह पर बैठ सके, इसे कहते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नया सोलर पैनल खरीद लिया, आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना है, तो सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए आपने जिस जगह पे भी लेट से वो छत पे इंस्टॉल कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे घर में पहले उसकी वायरिंग वगैरह देखनी पड़ेगी, वायरिंग करवानी पड़ेगी, उसके लिए फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो सोलर पैनल आप इंस्टॉल कर सको। तो उसे कहते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। इसी तरह कभी कभार आपने कोई जनरेटर खरीद लिया, उसको आपने सेट करना है, तो जनरेटर को हो सकता है आपको क्या कहते हैं कि आपको उसकी वायरिंग करनी पड़ेगी घर में, तो वो जो वायरिंग के ऊपर कॉस्ट आएगी उसे कहेंगे साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। एसेट जब रेडी करना है यूज करने के लिए, तो उस एसेट के लिए जो जगह आप बनाते हो, रेडी करते हो, उसके लिए साइट, उसे कहते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। अहमद कह रहे हैं सर एक्सपेक्टेड लॉसेस कौन से होते हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस कौन से होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अहमद, ऐसा लॉस जो आपको पता हो वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, उन्हें एक्सपेक्टेड लॉसेस कहते हैं। इसको तुम आगे के लिए छोड़ सकते थे मगर अब तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अक्सर औकात क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपको पता है कि भाई देखो, एसेट की एग्जांपल सोचने दो मुझे। फॉर एग्जांपल, हाँ, तुमने क्या किया, तुमने एक, अहमद मेरी बात सुनो और मुझे बताना अगर तुम्हें समझ आती। लेट्स सपोज तुमने ना बाहर से ना लैपटॉप की लॉट मंगवाई। लैपटॉप्स की लॉट समझते हो, बाहर कंटेनर में लैपटॉप आते हैं। लैपटॉप की लॉट मंगवाई तुमने, इंपोर्ट किया कोई 50 लैपटॉप, 50-60 लैपटॉप्स की आपने लॉट मंगवाई है, ठीक है। अब आपको भी पता है आप बड़ी देर से कारोबार कर रहे हो और आपको पता है कि यार ये जो आपने लैपटॉप्स मंगवाए हैं ना, इसमें से एक लैपटॉप ऐसा होगा, एक दो लैपटॉप्स ऐसे होंगे जो खराब हो जाते हैं।
वो हैंडलिंग के दौरान क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो अब वो लैपटॉप का जो नुकसान होगा ना, वो एक्सपेक्टेड था, वो खरीदने से पहले ही आपको पता था कि यार इतना नुकसान मेरा हो जाएगा। इसी तरह लेट सपोज आपकी एक बेकरी है और आप अंडे खरीदते और बेचते हैं। आपने अगर 50 अंडे मंगवाए हैं ना, तो आपको पता है कि इन 50 में से एक आधा अंडा टूट जाना है। तो वो जो एक आधा अंडे का नुकसान है ना, वो एक्सपेक्टेड लॉस। सही है, ये होता है अहमद। एक्सपेक्टेड लॉस को हम एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस नहीं बनाते। वो अगर परचेज एक्सपेंस है तो परचेज एक्सपेंस में ही पड़ा रहेगा, अगर वो एसेट है तो उसको एसेट में ही पड़ा रहने देंगे, उसको हम अदर एक्सपेंस नहीं बनाएंगे। सर ये जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, ये बहुत सारे एक्सपेक्टेड। कारोबार ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि यार नुकसान हो जाना है, ये इतना तो नुकसान होना ही है, मिस हैंडलिंग की वजह से या वैसे एक पार्ट है, पार्ट ऑफ प्रोसेस की वजह से जो नुकसान होता है। लेट्स सपोज आपके पास आप क्या करते हो, आप दूध जो हो, दूध को आप फिल्टर करके प्रोसेस करके बेचते हो। तो आपको पता है कि अगर आपने 50 लीटर दूध खरीदा है, तो उसमें से 1 लीटर दूध ऐसा होगा जो, या 2 लीटर दूध ऐसा होगा जो बॉइलिंग के दौरान इवेपोरेट कर जाएगा। तो 2 लीटर दूध जो है वो कहीं चोरी नहीं हो रहा, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस की वजह से उसका लॉस हो रहा है। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। सर तो हम साइड प्रिपरेशन कॉस्ट पे थे, साइड प्रिपरेशन कॉस्ट से हम वापस आते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने चीज़ों पे। अच्छा, प्रोफेशनल सर्वेयर फी फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, प्रोफेशनल सर्वेयर फी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। सर्वेयर फी बताया था आपको। एटीएल ओन स्टाफ वेजेस फॉर टाइम स्पेंड ऑन वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन। स्टाफ की सैलरी क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे थे, यस, ये भी एसेट का पार्ट बना चाहिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ए पोर्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पोर्शन कर दी, नहीं भाई, ये नहीं हो सकती। तो कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, डी आंसर है इसका। Which two of the following items should be capitalized with the initial carrying amount of an item of plant? कौन सी दो कॉस्ट ऐसी हैं जो कैपिटलाइज होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, यस, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द प्लांट, एक पावर सप्लाई इंस्टॉल की ताकि रिक्वायर प्लांट चल सके, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कह सकते हैं या इंस्टॉलेशन कॉस्ट कह सकते हैं, यस, ये भी आपकी ऐड होगी। मेंटेनेंस एग्रीमेंट आपने खरीदा 3 महीने का, मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो है ना, ये एक सेपरेट चीज है, ठीक है, ये एक सेपरेट आइटम है। इसको देखो ना, फर्नीचर एक सेपरेट चीज है, प्लांट एक सेपरेट चीज है, बिल्डिंग एक सेपरेट चीज है। तो उसने कहा प्लांट की कॉस्ट में क्या क्या चीज ऐड हो जाएगी। मेंटेनेंस एग्रीमेंट है 3 सालों का, वो प्लांट नहीं है, प्लांट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए सेपरेट आइटम है, इसको छोड़ देंगे। A deduction to reflect the estimated residual value, रेजिडुअल वैल्यू भी हमने आगे जाके पढ़ना है क्या चीज होती है, इसलिए सी और डी पॉइंट नहीं है, ए और बी। अच्छा जी, एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, the invoice of machinery showed the following items: cost of machinery, cost of delivery, cost of 12 month warranty of the machine। ये वारंटी ऑन द मशीन जो है ना, ये मशीन की कॉस्ट नहीं बनेगी। कौन बताएगा क्यों नहीं बनेगी? 12 महीने की वारंटी मशीन पे किया, या ऐसे मशीन की कॉस्ट नहीं बनेगी, कौन बताएगा? यस, नॉट मोर देन 1 ईयर। वैसे भी एक ये पॉइंट है, ये भी माइंड में रखो। और वैसे दूसरी बात ये भी एक होता है कि भाई वारंटी एक डिफरेंट चीज है, उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, in addition the entity incurred rupees 3.4 million in making modification to its factory so that the heavy machinery could be installed। इसे कहते हैं साइड प्रिपरेशन कॉस्ट। साइड प्रिपरेशन कॉस्ट अभी बताया क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं। तो एसेट की कॉस्ट पूछिए, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो मैं आपको बताता हूँ 46 मिलियन, 900 मिलियन, और जो 3.4 मिलियन इनकर किया मॉडिफिकेशन फैक्ट्री में, साइड प्रिपरेशन कॉस्ट, वारंटी की कॉस्ट को शामिल नहीं करें।
तो क्या आंसर है, कौन सी ऑप्शन सही बन रही है, कौन बताएगा, कौन सी ऑप्शन सही बन रही है सेवेंथ में? डी। ठीक है जी। A business acquired a new premises at a cost of 400। premises का मतलब पता है, याद रखना। premises, premises जो होता है इसमें दो चीजें आ जाती है, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग को क्या कहते हैं, प्रेमिसेस कहते हैं। तो नए प्रेमिसेस एक्वायर की बिजनेस ने कॉस्ट ऑफ 4 लाख के इन द पीरियड टू ईयर एंड 31 मार्च 14 द फॉलोइंग फर्दर कॉस्ट वर इनकर्ड। कॉस्ट ऑफ इनिशियल एडेप्शन ऑफ बिल्डिंग, लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू द परचेज, मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये मंथली है इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इस 400 मिलियन को ऐड कर लेंगे। एसी, एसी एसेट तो है, नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मशीन की कॉस्ट बनेगी। और अगर इनको ऐड करेंगे, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको, इसको और इसको, इन तीन कॉस्ट को ऐड करेंगे तो प्रेमिसेस की कॉस्ट बन जाएगी। दो एसेट्स है ना, प्रेमिसेस अलग एसेट है, मशीन अलग एसेट है। अब उसने मशीन की कॉस्ट पूछी है या प्रेमिसेस की कॉस्ट पूछी है? व्हाट अमाउंट शुड अपीयर एज अ कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस? तो प्रेमिसेस की कॉस्ट अगर पूछी है तो फिर 400 मिलियन, 12 मिलियन और 2.5 मिलियन ऐड करेंगे। ठीक, क्या बनती है यार, फिगर थाउजेंड में राउंड है, ध्यान से। ए ऑप्शन, गुड। An entity has built a new factory including the following cost, what will be the total amount capitalized in respect of factory? कौन सी अमाउंट कैपिटलाइज होनी चाहिए? लैंड यस, मटेरियल यस, लेबर यस, आर्किटेक्ट फी यस, सर्वेयर फी यस, साइट ओवरहेड, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट को ही कहेंगे, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट यस, एडमिन ओवरहेड्स नो, टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, हाँ टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूड टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट को भी ऐड करेंगे। बिजनेस रेट्स, रेट्स छोटे मोटे टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस समझ लो। फॉर फर्स्ट ईयर, नहीं, मिस कराओ इसे। क्या आंसर होगा, कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करनी है? बी, बी, बी। ठीक है जी, गुड। ठीक है, मैं कुछ आपके करने के लिए भी दे रहा हूँ, सही है। ये 17 तक आपने करने हैं, अगर नहीं समझ आएंगे तो आपने मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब मैंने अगली चीज जो आपको बतानी है ना, एडवांसेस एंड पेबल्स की, ये समझो। ये आपके सामने एंट्रीज है और मुझे मुझे ये पता है कि आपको ये काम आता है, आपको ये चीज आती है। आपको याद है एडवांसेस अगेंस्ट परचेज पढ़ते थे हम? हमने परचेज, परचेज अगेंस्ट एडवांस पढ़ा था। वो हमने ये पढ़ा था कि जब आपने एडवांस पे किया, एडवांस पेड, और फिर आपको क्या होते थे, गुड्स रिसीव्ड होते थे।
तो एडवांस पेड की एंट्री आप करते थे, कैश या बैंक क्रेडिट होता था, और आप परचेज को डेबिट करने की बजाय एडवांस पेड एसेट को डेबिट करते थे। ठीक है जी, याद आ रहा है कुछ? टॉपिक नंबर 1, नहीं सॉरी, टॉपिक 2। फिर उसके बाद गुड्स रिसीव हो जाते थे तो आप क्या करते थे कि वो परचेज एक्सपेंस डेबिट करते थे, रिकॉर्ड करते थे, और आप ये जो एडवांस पेड एसेट होता था वो क्रेडिट कर लेते थे। मैं इसके अब कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि भाई एडवांस पे जब यहाँ पर किया था तो परचेज एक्सपेंस इसलिए डेबिट नहीं किया था क्योंकि जब तक गुड्स रिसीव नहीं होंगे तब तक उन गुड्स को अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए आपने एक बंदे को एडवांस में पैसे दिए, मगर हमने ये सिचुएशन दिखानी होती थी कि आपके पास से एसेट्स कम नहीं हुए, क्योंकि अगर वो बंदा कल को आपको गुड्स नहीं देगा तो आप उसको कहोगे कि भाई तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए। इसलिए आपके एसेट्स अनचेंज्ड हैं। किसी को एडवांस में पैसे दो और उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट ऑब्टेन जब तक नहीं कर लोगे तब तक आपके एसेट्स में चेंज नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए आप कैश या बैंक क्रेडिट करते थे और एडवांस पेड एक एसेट डेबिट कर लेते थे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का ख्याल रखना होता है। जब आपको गुड्स रिसीव हो जाते थे, अब आपके पास कोई हक नहीं कि उसको कह सको भाई मेरे पैसे, इसलिए एडवांस पेड एसेट खत्म हो जाता था और परचेज एक्सपेंस डेबिट कर देते थे। ये याद है आप सबको? अब हम इसको करते हैं कि एसेट अगेंस्ट एडवांस। हमने कोई नॉन करंट एसेट हमने परचेज किया अगेंस्ट एडवांस। इसलिए जब एडवांस पे किया तब तो सेम एंट्री है, मगर जब गुड्स नहीं रिसीव होंगे, यहाँ पे जब हमारे पास नॉन करंट एसेट रिसीव्ड हो जाएगा, तो अब हम परचेज एक्सपेंस की जगह क्या कर देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट डेबिट कर देंगे, नॉन करंट एसेट डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, ये सिनेरियो था। फिर नॉन करंट एसेट आपको याद है, नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट खरीदते थे, ये आपको आता है। नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट जब आप खरीदते थे उस केस में क्या होता था, नॉन करंट एसेट रिसीव्ड पहले होता था, नॉन करंट एसेट रिसीव्ड पहले होता था और पेमेंट बाद में होती थी। तो जब रिसीव हो जाए एसेट तो उस टाइम पे नॉन करंट एसेट को डेबिट करते थे और क्रेडिट आप किया करते थे अदर पेएबल। कुछ याद है? उसको रिकॉर्ड करते थे। जब पेमेंट हो जाती थी तो अपना अदर पेबल लाइबिलिटी जो है वो माइनस करके डेबिट करते थे और क्रेडिट कर देते थे कैश या बैंक। तो एडवांस का मैंने आपको अभी बताया, मतलब आपको आइडिया था फिर भी। और नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट तो ये तो आप बहुत पुराना पढ़ के आए हैं, टॉपिक 1 में ही आपने ये बात कवर की है। और नॉन करंट एसेट कैश देके खरीदा भाई, वो भी कुछ एंट्री है बताने वाली? नॉन करंट एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट कोई एंट्री है बताने वाली? तो आपको इस चीज का आइडिया है। तो यही बात इधर नोट्स में लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। एडवांसेस एंड पेबल्स, व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश तो नॉन करंट एसेट डेबिट हो गया और कैश या बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कम हो गया। व्हेन पेमेंट इज मेड इन एरियर्स, इन एरियर्स का मतलब है पेमेंट इन मेड इन एरियर्स का मतलब समझ लो पेमेंट आफ्टर द बेनिफिट इज रिसीव्ड। अगर बेनिफिट रिसीव करने के बाद पेमेंट हो रही हो उसे कहते हैं पेमेंट इन एरियर्स। फायदा उठाने के बाद पैसे पे हो रहे हो इसे कहते हैं पेमेंट इन एरियर्स। यानी कि वो बेनिफिट रिसीव पहले हुआ, पेमेंट आपने बाद में की, यानी कि आपको नॉन करंट एसेट पहले रिसीव हुआ और पेमेंट आपकी बाद में होगी। तो जब एसेट रिसीव होगा तो नॉन करंट एसेट डेबिट और पैसे नहीं पे किए होंगे तो अदर पेबल लाइबिलिटी भी बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो अदर पेबल कम हो जाएंगे और कैश या बैंक भी आपके पास कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है ना, लाइबिलिटी कम होती है डेबिट होती है। फिर है पेमेंट इन एडवांस, एडवांस पेमेंट कर दी अगर आपने नॉन करंट एसेट के लिए, तो जब आपने पेमेंट किए तो एडवांस पेड एसेट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। एडवांस पेड एसेट रिकॉर्ड करेंगे, कैश या बैंक कम हो गया। व्हेन एसेट इज रिसीव्ड, और जब एसेट रिसीव हो जाएगा तो नॉन करंट एसेट को डेबिट करना है। अब एसेट क्योंकि रिसीव हो रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन, और एडवांस पेड एसेट जो ये क्रिएट किया था इसको आपने माइनस करके खत्म कर देना। तो ये तीनों सिनेरियोज आप सबको क्लियर है ना? आप सबको ये चीजें आती है ना?
चले, मैंने 2 MCQs कराने हैं, 18 और 19, 20 मैंने आपको घर से करने के लिए देना है। अच्छा जी। On 22nd February, an equipment was purchased for rupees 8 lakh. अच्छा जी, इसको आप पढ़ो। क्या है भाई? ऑन 22nd February एन इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर 8 लाख। इट वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली। 22nd February को आपने इक्विपमेंट खरीदा है, 22nd February को, और वो आपको फौरन ही डिलीवर हो गया। 22nd February को डिलीवर्ड हो गया। द एंटिटी पेड 55 लाख इमीडिएटली, और जो पेमेंट है वो 22nd February को 5 लाख पे कर दिया। एंड रिमेनिंग आर टू बी पेड ऑन 4th March, और बकाया पैसे कब पे हो रहे हैं? 4th March को। 4th March को बकाया बकाया पैसे पे हो रहे हैं। 4th March को कितनी पेमेंट हो रही होगी? टोटल एसेट आपका 8 लाख का है, तो 5 लाख आप 22 फरवरी को पे कर रहे हो, और 4th March को फिर आप कितने पैसे पे कर रहे होगे? 8 लाख में से 5 लाख तो पे हो गए ना, -500,000, यानी कि आप 3 लाख रुपए पे कर रहे होगे। कब? 4th March को। वट जनरल एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 22nd February? 22nd February को क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? मैं आपको दोनों करा देता हूँ। आप कहोगे कि इक्विपमेंट इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे नॉन करंट एसेट 500,000 से डेबिट के 8 लाख से। 8 लाख से होना चाहिए, वो तो अपनी जितनी प्राइस रख रहा है उतने से डेबिट हो जाएगा। आपने पे कर दिया कैश, तो इन्होंने बैंक लिखा हुआ, तो हम भी बैंक लिख लेते हैं। हमने बैंक से पेमेंट पे कर दी, बैंक से पेमेंट कर दी हमने 5 लाख रुपए उसी टाइम, क्योंकि पेमेंट 5 लाख कर दी है, बैंक में से कम हो गया 5 लाख। बाकी बाकी 3 लाख 22 फरवरी को कर्जा चढ़ गया। 3 लाख हम लिख लेंगे, कर्जा जो हमारे ऊपर चढ़ गया 3 लाख रुपए, वो हम लिख लेंगे अदर पेबल में, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर 4th March को क्या होगा? कर देता हूँ तुम लोगों को, एंट्री पूछी नहीं हुई मगर चलो सीखना तो है ना। 4th March को हम अपना अदर पेबल माइनस कर लेंगे 3 लाख से, और बैंक से उसको 3 लाख रुपए पे कर देंगे। क्या आंसर है 18th का? सी। चले, गुड। डेबिट इक्विपमेंट 8 लाख, क्रेडिट बैंक 5 लाख, क्रेडिट पेबल्स 3 लाख। सी ऑप्शन है। अगला MCQ बड़ा मजे का, पता है? हम्म, On 22nd February, an equipment was ordered for 8 lakh rupees. 22nd February को 22nd February को इक्विपमेंट ऑर्डर किया है, कितने का? 8 लाख रुपए का। ठीक है जी। टोटल प्राइस टोटल प्राइस उसकी कितनी है? 8 लाख रुपए। बाय पेइंग 20% एडवांस।
20% एडवांस पे किया है, तो पेमेंट कितनी की है 22 फरवरी को? 8 लाख का 20%, यानी कि 160,000 की पेमेंट की है। ठीक है जी। अच्छा, इट वॉज डिलीवर्ड ऑन 4 मार्च। 4 मार्च को ये डिलीवर्ड हो गया। when the entity paid 50% of the amount due, और 4 मार्च को कितने पैसे पे किए? 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कितनी थी? टोटल अमाउंट थी 8 लाख रुपए। ठीक है जी। पेड ऑन 22 फेब 160,000। अमाउंट ड्यू कितनी थी? ड्यू अमाउंट कितनी थी भाई? अमाउंट ड्यू थी 8 लाख में से 160 निकाला जी, ये आ गया जी 640,000। और उसका भी कितना परसेंट पे किया? 50%। इस 640,000 का डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय इंटू 50%, यानी कि 320,000। तो पेमेंट असल में 160,000 पे किया 22 फरवरी को, और 4 मार्च को पे किया आपने 320,000, एंड रिमेनिंग टू बी पेड ऑन 25 अप्रैल। मैं आपको ऑप्शन नहीं सिखा रहा, मुझे पता ऑप्शन तो आपने सिर्फ 4 मार्च की एंट्री पास करनी, मगर बकाया पैसे उसने पे करने हैं। बकाया पैसे उसने पे करने 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को बकाया पैसे पे करने। तो कितनी पेमेंट करनी है 25 अप्रैल को? टोटल थे 8 लाख पेड, और पेमेंट कितनी हो गई हुई है 22 फेब को? 160 पे कर दिया हुआ था, और 4 मार्च को 320,000 पे कर दिया हुआ था। तो एंड पे 320,000 ही आपने यहाँ पर पेमेंट की, और टू 25 अप्रैल को 320,000 पे हो रहा है। क्या सब बच्चों को ये बातें क्लियर है? ये जो मैंने 19 का डाटा लिखा, क्या ये सबको क्लियर है? सबको कैलकुलेशंस क्लियर है? 22 फरवरी को 160 पे किया है, 4 मार्च को 320 पे किया, और बकाया 320 25 अप्रैल को पे हो रहा है। तो ये बाय द वे आपका वो परचेज वाली वो चीज़ें भी रिवाइज हो रही हैं जो हम पहले करके आए हैं, वैसे इस तरह की प्रैक्टिस। अब एंट्रीज कर लेते हैं। 22 फरवरी को क्या एंट्री होगी? एडवांस एसेट डेबिट 160,000 से, और क्रेडिट 160,000 से क्या होगा? बैंक कर लेते हैं चलो। उसके बाद 4 मार्च को क्या होगा? डेबिट क्रेडिट। 4 मार्च को आपके पास इक्विपमेंट आ गया। इक्विपमेंट की टोटल प्राइस थी 8 लाख, 8 लाख से डेबिट हो गया, और ये जो एडवांस है इसको ख़त्म कर देंगे। एडवांस को कितना था? 160 से क्रिएट किया था, तो ख़त्म कितने से होगा? 160 जितने से क्रिएट किया था। इस दिन हमने बैंक से कितने पैसे पे कर दिए? बैंक भी कम हो गया हमारे पास 320,000 से, और इस दिन हमारे ऊपर कितना कर्जा चढ़ गया? 320,000 हमारे लिए अदर पेएबल कर्जा चढ़ गया। और लास्ट 25 अप्रैल को क्या एंट्री हुई होंगी? ये अदर पेएबल जो है हमारा, ये हमने ख़त्म किया होगा 320,000। कैसे ख़त्म किया होगा? बैंक से पैसे दे के 320,000 लें जी। उसने आपसे बहरहाल ये एंट्री पूछी थी 4 मार्च की, तो वो आप बता दें भाई कौन सी एंट्री ठीक है? सी, इक्विपमेंट डेबिट, एडवांस क्रेडिट, बैंक 320 एंड पेबल 320। ठीक है, सी ऑप्शन। अब एक एमसीक्यू रह गए, और कुछ बाकी भी रह गए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो इन एमसीक्यूज की। आप लोगों का होमवर्क है 20 एमसीक्यू।
ठीक है, 20 MCQs आपका होमवर्क। फर्स्ट 20 MCQs सारे, पहले 20 MCQs आप लोगों का होमवर्क। अच्छा जी, हाँ, पेज 1 to 5। अब बैड एंड डाउटफुल एड्स का वो जो टेस्ट की डिस्कशन के लिए सवाल किसी ने करना तो वो पूछते हैं। ठीक है फात, कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको शिफा दे। अच्छा, अब मैं रुका हुआ हूँ खास तौर पे, अगर आप लोगों ने पूछना है बैड एंड डाउटफुल एड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। आज का लेक्चर खत्म हो गया, वैसे जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सर मैं बस ये कह रही थी कि पैक से हम क्वेश्चन कर लें। सर आपकी वॉइस ने, अच्छा मुझे वॉइस नहीं आ रही, एक सेकंड रुको, मुझे तो वॉइस आनी चाहिए। माइक ओपन, एक सेकंड चेक करो। आप लोगों को अलाउ है म्यूट? हाँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो भाई, मैंने कैसे करना है? मुझको आवाज नहीं आ रही, सॉरी, एक सेकंड, मुझे आवाज आनी चाहिए यार। सर आप कब, आप मेरी आवाज आ रही है? अब आई है, अब आ रही है। यस सर। सर मैं यही पूछ रही थी कि हम पैक से हम ये क्वेश्चन कर ले, मतलब ये टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। सर वो, नहीं, जरूरत नहीं है पैक से करने की, पैक की बुक से करने की। ओके सर, बस यही पूछना था सर, ठीक और है, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। चलो ठीक है। अच्छा बात सुनो, अगर, बस चलो ठीक है, जरूरत नहीं है सर। अच्छा जी, चले ठीक है भाई, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। सर कल क्लास है, हम्म, हाँ यार कल क्लास है 2:30 बजे इंशाल्लाह, 2:30 पे।